एपिसोड 1 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि कुछ रिसर्चर्स ने डीप स्पेस से आने वाले एक सिग्नल को रिसीव किया। यह सिग्नल हर 72 सेकंड्स में रिपीट हो रहा था, इंडिकेटिंग कि यह कोई रैंडम माइक्रोवेव सिग्नल नहीं है, बल्कि इसका एक्चुअल में कोई मीनिंग है। अगले दिन ही एस्ट्रोनॉमर्स का झुंड स्क्रीन के सामने जमा होकर इस सिग्नल को डिट्यूज करने लगा। पहले इन्हें लगा कि शायद डीप स्पेस से कोई इन्हें मोर्स कोड के जरिए मैसेज भेज रहा है, बट तभी एक बंदे को क्लिक हुआ कि ओह वेट, ये कोई लैंग्वेज सिग्नल नहीं बल्कि आरएनए सीक्वेंस है। सिंपल भाषा में अगर डीएनए आपकी बॉडी का ब्लूप्रिंट है तो आरएनए एक मैसेंजर की तरह काम करता है जो डीएनए की इंफॉर्मेशन सेल्स तक पहुंचाता है। तो एक तरह से कह सकते हो कि आरएनए के जरिए आप ह्यूमन बॉडी का डीएनए रीराइट कर सकते हो, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके। और इन रिसर्चर्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया। डीप स्पेस से आए आरएनए सिग्नल को समझने के लिए उसे डीएनए में कन्वर्ट करने का काम। फिर साइंटिस्ट ने चूहों पर रिसर्च शुरू कर दी। इस पूरे ओपनिंग सीक्वेंस के दौरान एक लंबा काउंटडाउन टाइमर चल रहा होता है, मानो जिसके 0 होते ही कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है। फिर हमारी मुलाकात शो के मेन लीड कैरेक्टर से हुई, कैरल, जो कि एक बेस्ट सेलर नॉवेलिस्ट है। फैंस के साथ एक बुक साइनिंग इवेंट्स खत्म करने के बाद कैरल उसकी मैनेजर कम पार्टनर हेलन के साथ घर जाने की तैयारी में लग गई। इनका इंटरेक्शन देख के लग रहा था कि कैरल और हेलन ने दुनिया से उनका रिलेशन छुपाए रखा है। मे बी क्योंकि कैरल के रोमांटिक नॉवल का मेन लीड रब्बान एक स्ट्रेट कैरेक्टर है और वो नहीं चाहती कि इसकी पर्सनल लाइफ से फैंस के अंदर कोई डिस्कनेक्ट पैदा हो। दूसरी तरफ यूएस आर्मी की मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी में जेन और डी नामी 2 साइंटिस्ट डीएनए सीक्वेंस को चूहों पर टेस्ट कर रहे थे। तभी एक टेस्ट सब्जेक्ट चूहे ने जेन को काट लिया। डीएनए से बचाने की बहुत कोशिश की, बट घाव को डिसइंफेक्ट करने के बावजूद भी जेन को सीजर्स आने लगे। यानी वो आरएनए, डीएनए या फिर वायरस, वेल नॉट एग्जैक्टली वायरस, चूहे से जेन की बॉडी में ट्रांसफर हो गया। बट मरने की बजाय जेन एक स्माइलिंग रोबोट में बदल गई। फिर जेन ने किस करके ये इन्फेक्शन डी में ट्रांसफर कर दिया और फिर ये दोनों पप्पियां लेते हुए इन्फेक्शन को फैसिलिटी के बाकी मेंबर्स में ट्रांसफर करने लगे। इन्फेक्टेड होते ही सारे सब्जेक्ट एक हाइव माइंड की तरह काम करने लगे और अपनी गैंग में और लोगों को ऐड करने इस इन्फेक्शन को पेट्री डिशेस में स्टोर करने लगे। जेन ने तो बाहर जाकर वेलकम डेस्क पर रखे डोनट्स तक चाट दिए ताकि जितना हो सके ये इन्फेक्शन बाकी ह्यूमंस में भी फैल सके। द ग्रैंड इवेंट के 3 घंटे पहले कैरल और हेलन फाइनली अपने होम टाउन एल्बुकर्की पहुंच गए। एयरपोर्ट से निकलते ही एक बात क्लियर हो गई कि कैरल का अल्कोहल के साथ कनेक्शन शो की स्टोरी में कोई बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब या तो ये कोई रेंटल कार चला रहे हैं या फिर किसी पास इंसिडेंट की वजह से अथॉरिटीज ने इनके गाड़ी में ब्रेथ एनालाइजर फिट करवा दिया। यानी सोबर होने तक कैरल गाड़ी नहीं चला सकती, बट कैरल ऑलरेडी कुछ शॉट्स लगा चुकी थी तो गाड़ी हेलन को चलानी पड़ी। इतना होने के बावजूद भी घर जाने से पहले कैरल को फिर से दारू पीनी थी तो ये एक लोकल बार में रुक गए। हेलन को गाड़ी चलानी थी तो उसने सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की। यही बैकग्राउंड में हमने देखा कि किसी इंसिडेंट की वजह से अथॉरिटीज ने एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। बाहर जाकर कैरल ने नोटिस किया कि सारे एयरप्लेन्स एक लाइन में उड़ते हुए कहीं जा रहे थे। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाए, हेलन और बार में मौजूद सारे लोगों को झटके आने लगे। सारे इमरजेंसी लाइंस भी बंद आ रहे थे। ब्रेथ एनालाइजर की वजह से कैरल अपनी गाड़ी नहीं चला सकती तो इसने किसी तरह हेलन को उठाकर एक पिकअप ट्रक में डाल दिया और उसे लेकर पास के हॉस्पिटल जाने लगी। रास्ते में कैरल ने देखा कि पूरे टाउन में कियोस मचा हुआ है। इवन पुलिस की गाड़ी तक उल्टी होकर पड़ी थी। यह सीन एकदम द लास्ट ऑफ अस वाले ओपनिंग की याद दिला रहा था। कैरल फिर भी किसी तरह से हिम्मत जुटाकर हॉस्पिटल पहुंच गई और एज एक्सपेक्टेड हॉस्पिटल में भी सबकी सेम कंडीशन थी। डॉक्टर, पेशेंट, नर्सेस सारे बस जगह पर खड़े झटके खा रहे थे, इवन न्यू बॉर्न बेबी तक। कैरल के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो हेलन को नहीं बचा पाई। यानी इन्फेक्शन ट्रांसफर के प्रोसेस के दौरान हेलन मारी गई। तभी कैरल ने नोटिस किया कि हॉस्पिटल में खड़े सारे लोग अचानक से होश में आ गए और सब एक ही आवाज में बात कर रहे थे, मानो ये किसी हाइव माइंड का पार्ट हो। फिर एक नर्स ने कैरल को किस करके इन्फेक्शन ट्रांसफर करने की कोशिश की, बट इसका कोई असर नहीं हुआ। यानी कैरल फिलहाल के लिए इस इन्फेक्शन से इम्यून थी। सबका अजीब सा बर्ताव देखकर कैरल फौरन हेलन की बॉडी उठाकर घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में कैरल ने नोटिस किया कि हाइव माइंड वाला इन्फेक्शन अब पूरे टाउन में फैल चुका है।
घर पहुंचकर कैरल ने देखा कि दरवाजे की चाबी उसने कहीं गिरा दी है। तभी पड़ोस के इन्फेक्टेड बच्चों ने उसे याद दिलाया कि घर की स्पेयर की कहां छुपी है। मरने से पहले हेलन का दिमाग भी हायू माइंड का पार्ट बन गया था, यानी अब उसके सारे मेमोरीज इन्फेक्टेड के हायू माइंड में ट्रांसफर हो गए। इसीलिए बच्चों को पता है कि चाबी किधर है। अंदर आते ही कैरल ने फौरन टीवी चालू किया, जिसमें बस व्हाइट हाउस की लाइव फीड चल रही थी। फुटेज के फूटर में अपना नाम देखकर कैरल और ज्यादा हैरान रह गई कि कैरल, अगर तुम्हें सवालों के जवाब चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करना। टीवी पर खड़े बंदे का नाम डेविस टैफलर था। इन्फेक्शन ट्रांसफर के दौरान यूएस के प्रेसिडेंट मारे गए। ये बंदा किसी अलग डिपार्टमेंट से है, जो बस सूट पहना होने की वजह से कैरल से बात कर रहा था। टैफलर ने इसे बताया कि कैरल सिर्फ इससे नहीं बल्कि सारी ह्यूमैनिटी से बात कर रही है। यस, पूरी दुनिया के ह्यूमंस अब इन्फेक्ट होकर बस एक शेड हायू माइंड का पार्ट बन गए। वो ग्रैंड इवेंट यही था और अब से टाइम काउंट डाउन नहीं काउंट अप होगा। अनफॉर्चुनेटली हेलन की मौत इन्फेक्शन से नहीं बल्कि अचानक सर पर गिरने से हुई थी। कैरल की तरह ही पूरी दुनिया में अब तक 12 ऐसे लोग हैं जिन पर यह इन्फेक्शन काम नहीं करता। जब तक हायू माइंड उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालता, ये सारे कैरल और बाकी इम्यून ह्यूमंस की देखभाल करेंगे ताकि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालकर उन्हें भी अपने हायू माइंड में शामिल कर सकें। टैफलर ने कैरल को समझाया कि ये कोई एलियन इन्वेजन या डेडली वायरस आउटब्रेक नहीं है, बल्कि ये तो डीप स्पेस से भेजा कोई वरदान है, जिससे अब फाइनली सारी ह्यूमैनिटी एकजुट हो गई। आई मीन इमेजिन, कोई भेदभाव नहीं, हम सब एक हैं, लिटरली। कैरल ने पैनिक होकर फौरन फोन काट दिया और दारू गटक कर रोते हुए सोफा पर सो गई। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि हायू माइंड के टेक ओवर के बाद दुनिया भर में मरे हुए लोगों की क्लीनिंग चली थी। यानी हेलन की तरह ही और भी ढेर सारे ह्यूमंस थे जो इस प्रोसेस के दौरान इनडायरेक्टली मारे गए। क्लीनिंग टीम में से ही जोशिया नामी एक लेडी अचानक अपनी होम कंट्री मोरक्को से निकलकर खुद प्लेन उड़ाते हुए एल्बुकर्की पहुंच गई, क्योंकि हायू माइंड का पार्ट होने के बाद अब बच्चा भी प्लेन उड़ा सकता है। सुबह उठकर कैरल हेलन की बॉडी को अपने बैकयार्ड में दफनाने लग गई कि तभी वहां जोशिया आ गई। जोशिया यहाँ कैरल की मदद करने आई थी। हायू माइंड मिलिट्री ड्रोन की मदद से कैरल पर नजर रखे हुए था। पहले तो कैरल ने जोशिया को अपने प्रॉपर्टी से भगा दिया, बट जल्दी उसे रियलाइज हुआ कि इसकी शक्ल तो उसके बुक वाले मेल लीड से मिलती जुलती है। कैरल ओरिजिनली अपने लीड कैरेक्टर को फीमेल बनाने वाली थी, बट लास्ट मोमेंट पर उसने डिसीजन बदलकर मेल बना दिया। हायू माइंड कैरल को कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने मोरक्को से खास जोशिया को इस काम के लिए चूज किया। अगेन, हेलन के मेमोरीज कनेक्ट होने की वजह से हायू माइंड ये सब जानता था। जोशिया की बातें सुनकर कैरल की सटक गई और वो जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगी। कैरल का गुस्सा देखकर हायू माइंड से कनेक्टेड सारे ह्यूमंस कुछ देर के लिए ग्लिच करने लग गए, मानो ये लोग एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट और गुस्से जैसे फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। बट कुछ मिनट्स बाद ही सब कुछ फिर से स्टेबल हो गया। कैरल आखिरकार जोशिया से मदद लेने के लिए मान गई और इसने उसके साथ मिलकर हेलन की बॉडी को दफना दिया। जोशिया ने इसे बताया कि कैरल के द्वारा ट्रिगर किए गए रिसेंट ग्लिच इवेंट में वर्ल्ड वाइड लाखों ह्यूमंस मारे गए, यानी कैरल ने एक्सीडेंटली मिलियंस ऑफ ह्यूमंस का मास मर्डर कर दिया। यह सुनते ही कैरल को उल्टियां आने लग गई। कैरल के लिए हायू माइंड कुछ भी करने को तैयार था। कैरल ने जोशिया को बताया कि उसे बाकी ह्यूमन से बात करनी है। अनफॉर्चुनेटली 12 में से सिर्फ 5 ही लोग इंग्लिश बोल पाते थे। फिर कैरल ने उन 5 के साथ मीटिंग फिक्स कर ली। वो 5 अलग अलग कंट्रीज से थे। एक भाई साहब तो सीधा यूएस प्रेसिडेंट के एयरफोर्स 1 प्लेन में सवार होकर आ गए। कैरल ने डिसाइड किया कि सारे इम्यून ह्यूमंस इसी प्लेन में मीटिंग करेंगे। सरप्राइजिंगली कैरल को छोड़कर बाकी किसी को भी हायू माइंड की सिचुएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। उल्टा इन्हें तो लगता है कि जो हुआ एकदम अच्छा हुआ। आई मीन सारी ह्यूमैनिटी एकजुट जो हो गई, और क्या चाहिए। एयरफोर्स 1 वाला कुंबा तो सुपर मॉडल के साथ राजा की जिंदगी जी रहा था। आखिर क्यों वो ये सब छोड़कर वापस नॉर्मल लाइफ में जाना चाहेंगे। कैरल ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि एक ह्यूमन होने का सबसे बड़ा साइन है उनकी इंडिविजुअलिटी, सबकी अलग कॉन्शियसनेस और पर्सनैलिटी। हायू माइंड में तो सब लोग एक जैसे हैं, तो ह्यूमन होने का क्या फायदा। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि आगे का डिस्कशन ये लोग लंच के दौरान करेंगे। यही जोशिया ने सबको बताया
कि ग्लोबल इन्फेक्शन प्रोसेस के दौरान, यानी उस ग्रैंड इवेंट के दौरान, दुनिया के 10% से ज्यादा आबादी यानी अराउंड 886 मिलियन लोग मारे गए। कैरल ने तो बस 11 मिलियन मारे थे। बट क्योंकि उन सबके मेमोरीज हाई माइंड के बीच जिंदा हैं, तो इन्हें उस बात का ज्यादा बुरा नहीं लगता। इधर हमें यह भी पता चला कि हाई माइंड किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इवन खाने के लिए भी ये किसी एनिमल की जान नहीं लेने वाले। बट हाँ, अगर इम्यून ह्यूमन खुद जानवर मारकर इन्हें देंगे तो ये उसे उनके लिए पका देंगे। ये सुनने के बावजूद भी बाकी 5 अपने डिसीजन पर अड़े रहे कि उन्हें हाई माइंड से कोई प्रॉब्लम नहीं। लक्ष्मी को तो वैसे भी कैरल पसंद नहीं थी, क्योंकि हाल ही में ट्रिगर हुए ग्लिच में लक्ष्मी के ससुर जी मारे गए थे और एक्सीडेंट में वो खुद भी जख्मी हो गई। कैरल ने लक्ष्मी को समझाने की बहुत कोशिश की कि बात को समझो, हाई माइंड की वजह से तुम्हारा बेटा तुम्हारा हस्बैंड भी है, एक्स बॉयफ्रेंड भी है, यहाँ तक के गायनेक भी है। हाई माइंड के साथ जीना इज नॉट नॉर्मल। इन्हें समझाते समझाते कैरल को फिर से गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से हाई माइंड वापस ग्लिच करने लगे। ये देखकर लक्ष्मी कैरल को हिंदी में माँ बहन की गालियां देने लग गई। कुछ देर बाद एग्जॉशन से कैरल भी बेहोश हो गई। होश आते ही जोशिया ने कैरल को बताया कि कुंबा को छोड़कर बाकी सारे इम्यून ह्यूमंस वापस अपने घर चले गए। कुंबा यहाँ से निकलकर वेगस में जाकर मजे करने वाला था। जाने से पहले उसे कैरल से परमिशन चाहिए थी, क्योंकि उसे जोशिया को भी अपने सुपर मॉडल गैंग में ऐड करना था। अब क्योंकि हाई माइंड की इनके सामने कोई फ्री विल नहीं है, जोशिया कैरल से परमिशन लिए बिना कुंबा के साथ नहीं जाने वाली। जोशिया ने कैरल को समझाया कि हाई माइंड इन दोनों को नाराज नहीं करना चाहता, तो तुम आपस में डिसाइड कर लो कि क्या करना है। कैरल को लगता है कि कुंबा हाई माइंड का फायदा उठाकर लेडीज को एक्सप्लॉइट कर रहा था, बट हाई माइंड ने कंफर्म किया कि नहीं, कुंबा ने इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, वो अपनी मर्जी से कुंबा की सेवा कर रहे हैं। कैरल ने फ्रस्ट्रेट होकर जोशिया को कुंबा के साथ जाने की परमिशन दे दी, पर एकदम लास्ट मोमेंट पर जोशिया को एयरफोर्स 1 में जाता देख कैरल ने प्लेन को रोककर अपना डिसीजन चेंज कर लिया। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। हेलन कैरल को लेकर नॉर्वे के एक लग्जरी आइस होटल में गई थी। हेलन को ये वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का एक्सपीरियंस काफी पसंद आया। रूम में सब कुछ बर्फ का बना और विंडो से सीधा नॉर्दर्न लाइट्स का व्यू। बट कैरल को ये आइडिया बड़ा ही बेतुका लगा। I mean, बर्फ से बने हुए बेड पर ये लोग कंफर्टेबली सोएंगे कैसे? लेकिन फिर भी कैरल ने हेलन के एक्साइटमेंट को देखकर अपने फीलिंग्स को ज्यादा जाहिर होने नहीं दिया। ये वाला सीन ह्यूमंस के डिफरेंस और पर्सनालिटीज को दिखाता है कि एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद भी कैरल और हेलन कितने अलग अलग सोच विचार के लोग हैं। हाई माइंड में ऐसा नहीं होता, ऑल ह्यूमंस आर द सेम, किसी की इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। वापस आते वक्त फ्लाइट में कैरल को पता चला कि एक इम्यून ह्यूमन ऐसा है जिसके बारे में हाई माइंड को सबसे लेट पता चला, मैनेसर, जो कि स्पेनिश बोलता है। कैरल की तरह ही वो भी हाई से ज्यादा बात नहीं करता। ये सुनते ही कैरल ने फौरन मैनेसर को कॉल लगाया, लेकिन इसने बिना कोई हाई हेलो किए स्पेनिश में गालियां देकर कैरल का फोन काट दिया। ये देखकर कैरल की सटक गई और उसने फिर से कॉल करके अपने साइड से गालियां बक दी और गुस्से में फोन पटकने लगी। कैरल ने इतनी जोर से फोन पटका कि उसके हाथ पर चोट आ गई, इंडिकेटिंग कि कैरल का गुस्सेल बिहेवियर दूसरों के साथ साथ उसे खुद को भी चोट पहुंचा रहा था। फिर हाई माइंड का ग्लिच होने से बचाने कैरल ने खुद को टॉयलेट में बंद कर दिया। घर जाते ही जोशिया ने इसे बताया कि ट्रिप के बाद कैरल को खुश करने हेलन ने उसके लिए मसाजर खरीदा था। ये सुनकर कैरल काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गई। इसने हाई माइंड को साफ साफ बता दिया कि आज के बाद ये कभी भी हेलन के मेमोरीज उस पर यूज नहीं करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये जोशिया के कंट्रोल में नहीं था। एनीवेज, कैरल हाई माइंड की सेवा से थक गई थी। इसने डिसाइड किया कि ये अब खुद ग्रोसरीज लेकर अपना खाना बनाएगी। बट सुपरमार्केट पहुंचकर इसने देखा कि पूरा मार्केट खाली पड़ा है। हाई माइंड ने कैरल को बताया कि वो लोग इन्वेंट्री को इफिशिएंटली मैनेज करने सारा खाना एक सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर कर रहे थे। बट कैरल ने उन्हें ऑर्डर्स दिए कि उसे अभी का अभी सारा सुपरमार्केट भरा हुआ चाहिए। सरप्राइजिंगली कैरल के ऑर्डर छोड़ने के बस कुछ ही मिनटों बाद ढेर सारे ट्रक मार्केट के बाहर आकर खड़े हो गए और हाई माइंड ने एक एक करके सारा सामान सुपरमार्केट में वापस रख दिया। ये वाला सीन फ्यूचर में आने वाले बॉम्ब इवेंट का बहुत ही बड़ा हिंट है,
कि हाइव माइंड कैरल को खुश करने के लिए लिटरली किसी भी हद तक जा सकते हैं। घर जाकर हाइव माइंड से बात करते वक्त कैरल ने सार्कास्टिकली उनसे हैंड ग्रेनेड मांगा कि एक काम करो, तुम मुझे है ना हैंड ग्रेनेड लाकर दे दो। इसके कुछ देर बाद ही जोशिया हैंड ग्रेनेड लेकर कैरल के दरवाजे पर पहुंच गई। पहले कैरल को लगा कि ये हाइव माइंड कैरल को फेक ग्रेनेड थमाकर उसके मजे ले रहा है। कैरल जोशिया को घर में इनवाइट करके उसके साथ पीने बैठ गई। आजकल तो ये अपने डिप्रेशन की गोलियां भी पानी की जगह जिन के साथ लेती है। भैया ऐसी दुनिया में जी के करना भी क्या है। जोशिया कैरल को लेक्चर देने लगी कि हाइव माइंड जल्द ही उसे अपने जैसा बनाकर डूबने से बचा देंगे। मानो जैसे सिचुएशन में ये लोग नहीं बल्कि कैरल प्रॉब्लम में है। यही कैरल ने मजाक मजाक में ग्रेनेड का पिन निकाल दिया। बट गेस व्हाट, वो ग्रेनेड असली था। इसका एहसास होते ही कैरल ने फौरन ग्रेनेड बाहर फेंक दिया। धमाके में जोशिया बुरी तरह से जख्मी हो गई और घर के बाहर आग लग गई। कैरल फौरन जोशिया को लेकर हॉस्पिटल चली गई। वहां हाइव माइंड ने उसे बताया कि डोंट वरी, जोशिया अब रिकवर हो रही है। कैरल अब भी हैरान थी कि इन्होंने उसे एक्चुअल में रियल ग्रेनेड कैसे दे दिया भाई। क्या होता अगर कैरल ग्रेनेड की बजाय बजूका, टैंक या फिर एटम बॉम्ब मांग लेती। हाइव माइंड का रिएक्शन देखकर कैरल समझ गई कि ये बैल लोग मांगने पर उसे न्यूक्लियर वेपन तक दे देंगे। और यही कैरल को हाइव माइंड की सबसे बड़ी कमजोरी पता चली, रैशनल थिंकिंग और फ्री विल। हाइव माइंड कैरल को खुश करने के लिए सारे हदें क्रॉस कर सकते हैं। कैरल को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, उल्टा हाइव माइंड को कैरल से डरना चाहिए। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 में हमने मनुष्यों की स्टोरी देखी। इस बंदे ने अपने आप को एक स्टोरेज फैसिलिटी में लॉक करके रखा था ताकि हाइव माइंड वाले ह्यूमंस इस तक पहुंच ना पाए। मनुष्य डेली अपने रूम में बैठा रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैन करके उनका रिकॉर्ड बना रहा था, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ह्यूमन सिग्नल तो नहीं भेज रहा। खाने पीने की जबरदस्त कमी होने के बावजूद भी इस स्टबर्न बंदे को हाइव माइंड की बिल्कुल मदद नहीं लेनी थी। कैरल की तरह ही हाइव माइंड इसके भले के लिए भी गेट तक डेली खाना लाकर रखते थे, बट ये हमेशा उसे वापस फेंक देता। मे भी इसे डर है कि कहीं हाइव माइंड का खाना खाकर ये भी उनके जैसा ना बन जाए। मनुष्यों को शायद पता नहीं कि वो इस वायरस से इम्यून है, और चांसेस ये भी हैं कि बाद में ऐसा ट्विस्ट आ जाए कि मनुष्य इम्यून नहीं बल्कि वो बस अपने स्टबर्न बर्ताव और खुद को लॉक करने की वजह से अभी तक वायरस के कांटेक्ट से बचा है। पर उसके चांसेस कम हैं क्योंकि हाइव माइंड ऑलरेडी मनुष्यों को 13 की गिनती में ऐड कर चुके हैं, बट ये उस गिनती में ऐड होने वाला सबसे लास्ट बंदा था। सो यू नेवर नो। भूख से परेशान होकर ये लोगों के प्राइवेट लॉकर्स में खाना ढूंढने चला गया। उसे बस कुछ डॉग फूड और बेसिक कैंडीज वगैरह ही मिल पाए। मनुष्य किसी तरह खुद को प्रिपेयर करके डॉग फूड खाने लग गया कि तभी उसका फोन बजा। यस, ये 3 दिन पहले की कहानी है जब कैरल इसे प्लेन से कॉल कर रही थी। फोन उठाकर मनुष्य ने गुस्से में गालियां बक दी क्योंकि उसे हाइव माइंड से कोई बात नहीं करनी थी। बट जैसे ही अगले कॉल में कैरल ने उसे सामने से गाली देकर फोन काट दिया, मनुष्य ने फौरन कैरल का पूरा नाम अपने डायरी में नोट कर लिया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। जोशिया को हॉस्पिटल में ड्रॉप करके कैरल वापस घर की ओर निकल पड़ी। तभी उसे पता चला कि जिस गाड़ी में वो आई थी वो स्टार्ट नहीं हो रही। फिर कैरल पास ही में पार्क पुलिस व्हीकल लेकर घर चली गई। रास्ते में पुलिस रेडियो से हाइव माइंड ने उससे बात करने की कोशिश की। यहीं हमें पता चला कि वो एपिसोड 1 वाली रेंज रोवर रेंटल कार नहीं बल्कि कैरल की अपनी खुद की गाड़ी थी। किसी पास एक्सीडेंट या इंसिडेंट की वजह से कैरल की गाड़ी में ब्रेथ एनालाइजर फिट किया गया था। घर पहुंचकर कैरल ने देखा कि ढेर सारे लोग उसके घर के आसपास सफाई कर रहे हैं। इन्होंने कैरल के घर और आंगन को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया। कैरल ये देखकर काफी गुस्सा हुई, बट जोशिया को हॉस्पिटल ले जाते वक्त एसी ने सबकॉन्शियसली हाइव माइंड को क्लीनिंग की परमिशन दे दी थी। एनीवेज, कैरल सबको वापस जाने बोलकर अंदर चली गई। घर में घुसकर कैरल उसके आइडिया बोर्ड को देखने लगी जिसमें इसने करंट और फ्यूचर नॉवेल के प्लॉट पॉइंट्स लिखे थे। पहले कैरल इसे मिटाने वाली थी, बट फिर उसने इसे एक याद के तौर पर रख दिया। कैरल फिर दूसरे व्हाइट बोर्ड पर हाइव माइंड की कमजोरियां लिखने लगी। पहला, ये 1 नंबर के चाटू लोग हैं जो कैरल को खुश करने उसे न्यूक्लियर बॉम्ब तक लाकर दे सकते हैं। दूसरा, ये किसी भी जीव जंतु को तक नहीं मार सकते हैं, जो कि देखा जाए तो शायद पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता है। इमेजिन किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना।
यानी ये फसल खाने वाले कीड़े तक नहीं मार सकते और ना ही जहरीले सांप या फिर इन वर्स्ट केस सिनारियो यस इवन वायरसेस। तीसरा, इनकी कोई एक पर्सनालिटी नहीं है, सारे सेम हैं। चौथा, ये कैरल को भी अपने जैसा बनाने की कांस्टेंट कोशिश में लगे हुए हैं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लोग इतने ऑनेस्ट हैं कि शायद किसी भी सिचुएशन में झूठ नहीं बोल सकते हैं। फिर अपने इसी थ्योरी को चेक करने कैरल एक बंदे को बुलाकर अंदर ले आई। कैरल को अंदर से थोड़ा डाउट था कि शायद उसकी पार्टनर हेलन को कैरल के बुक्स ज्यादा पसंद नहीं थे। अब क्योंकि हेलन के मेमोरीज ऑलरेडी हाई माइंड में शिफ्ट हो गए हैं, तो कैरल इस बंदे का इंटरव्यू लेकर अपना वो डाउट भी क्लियर कर लेगी। इंटरव्यू के शुरू में ही हाई माइंड ने कैरल के चीजी रोमांटिक नॉवेल को सीधा शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट से कंपेयर करके ये बात साबित कर दी कि हाई माइंड वाकई में चाटुगिरी का एक्सपर्ट है, या फिर हाई माइंड शायद रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता। I mean, जैसे चैट जीपीटी को आप कभी कोई आइडिया बताते हो तो वो कैसे दिस इज एन एक्सीलेंट आइडिया बोल के अपने रिप्लाई का स्टार्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही एआई की तरह ही हाई माइंड के पास आर्ट को समझने की एबिलिटी नहीं है। इनके पास भी सिर्फ इंफॉर्मेशन का भंडार है जिसे वो कैरल को खुश करने के लिए यूज कर रहे थे। नो रैशनल थिंकिंग एट ऑल। फिर कैरल ने इससे पॉइंट ब्लैंक पूछा कि हेलन का उसके नॉवेल के बारे में क्या सोचना था। पहले तो हाई माइंड ने घुमा फिराकर इस सवाल को डॉज करने की कोशिश की क्योंकि वो जेन्युइनली कैरल के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट फोर्स करने के बाद आखिरकार इन्हें जवाब देना ही पड़ा कि हेलन को कैरल के लिखे नॉवेल्स बस बिलो एवरेज लगते थे। I mean, उसकी अपकमिंग सीरियस नॉवेल का ड्राफ्ट भी हेलन ने बस आधा पढ़कर ही कैरल को झूठा दिलासा दिया था कि ये नॉवेल तो आग लगा देगी। ये सुनकर कैरल को पहले तो बहुत बुरा लगा, बट एटलीस्ट उसकी ये थ्योरी तो प्रूव हो गई कि हाई माइंड झूठ नहीं बोल सकते। बस फिर कैरल ने उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने का प्लान बना लिया। कैरल जोशिया से मिलने हॉस्पिटल चली गई। कैरल ने जोशिया से साफ साफ पूछ लिया कि क्या वो इस ज्वाइनिंग के इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। यह सवाल सुनकर जोशिया एकदम साइलेंट हो गई। जोशिया ने कैरल से कहा कि सॉरी, वो उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। यह सुनते ही कैरल की आंखें चमक उठी क्योंकि अगर इसका जवाब ना होता तो हाई माइंड उसे सीधा मना कर देते कि नहीं, इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। बट क्योंकि जोशिया ने जवाब देने से मना कर दिया, यानी इसका मतलब वायरस के इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है। बस कैरल को यही तो जानना था। जोशिया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस कैरल के भले के लिए ही है, बट कैरल को जबरदस्ती वाले कन्वर्सेशन प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बचपन में इसकी मां ने भी कैरल की होमोसेक्सुअलिटी को चेंज करने उसे किसी कन्वर्जन कैंप में भेजा था। कैरल की जिंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस। वहां के इविल वॉलंटियर्स भी हाई माइंड की तरह ही हमेशा चेहरे पर झूठी स्माइल चिपकाए घूमते थे। यहीं जोशिया से बात करते वक्त उसके सलाइन बॉटल को देखकर कैरल को एक खुराफाती आइडिया आया, क्यों ना ये जोशिया को ड्रग्स देकर उससे सच्चाई उगलवाए। फिर कैरल नशे की दवाई लेने सीधा हॉस्पिटल के फार्मेसी में घुस गई। हाई माइंड को गुमराह करने कैरल ने उनसे झूठ बोला कि उसे खुद के लिए हेरोइन चाहिए। हाई माइंड ने पहले से समझाने की कोशिश की, बट बाद में मान गए कि ये ले, रख ले सफेद पुड़िया। बट कैरल यहाँ फार्मेसी से सोडियम थायोपेंटल AKA ट्रुथ सीरम चुराने आई थी। फिर कैरल सिरिंजेस और चुराया हुआ ट्रुथ सीरम लेकर घर चली गई। कैरल ने हेरोइन फेंक दिया और कैमरा चालू करके ट्रुथ सीरम को खुद पर टेस्ट करने लग गई। ड्रग ट्रिप से जागने के बाद कैरल ने खुद की रिकॉर्डिंग चेक की। फुटेज देखकर साफ साबित हो गया कि यह ट्रुथ सीरम वाकई में काम करता है। यहीं कैरल को रियलाइज हुआ कि वो हेलन को कितना मिस करती है और उसे जोशिया ज्यादा पसंद नहीं। बट व्हाई? She gotta be so goddamn fuckable. अगले दिन जोशिया को ताजी हवा खिलाने के बहाने कैरल उसे हॉस्पिटल से बाहर ले गई। लिफ्ट में कैरल ने चुपके से जोशिया की बॉडी में ट्रुथ सीरम इंजेक्ट कर दिया, जरूरत से कुछ ज्यादा ही। कैरल का प्लान काफी सिंपल था कि वो जोशिया को एक कोने में ले जाकर वायरस के एंटीडोट के बारे में पूछेगी। बट ट्रुथ सीरम का इफेक्ट ट्रिगर होते ही हॉस्पिटल में मौजूद सारे ह्यूमंस कैरल के पास आने लगे। कैरल को पहले लगा कि ये शायद जोशिया को छीनने आ रहे हैं, तो उसने खुद को जोशिया के साथ फौरन हथकड़ी लगा दी। ड्रग्स का इफेक्ट होने के बावजूद भी जोशिया के मुंह से एक वर्ड नहीं निकला, वो बस रोए जा रही थी। फिर धीरे धीरे आसपास खड़े हाई माइंड सब्जेक्ट्स भी रोने लग गए। हाई माइंड फिजिकल पेन शेयर नहीं कर सकते,
आई थिंक ये इधर इसीलिए रो रहे थे क्योंकि उन्हें जेन्युइनली बुरा लग रहा था कि वो कैरल की मदद नहीं कर पा रहे। तभी इन्होंने कैरल को बताया कि ट्रुथ सीरम के ओवरडोज की वजह से जोशिया की बॉडी कार्डियक अरेस्ट में जा रही है। ये सुनते ही कैरल ने फौरन उन्हें जोशिया की मदद करने के लिए दिया। कैरल का प्लान बुरी तरह से फेल हो गया, बट शायद इससे हाईमाइंड से ज्यादा कैरल को ही नुकसान है। कैरल खुद के एक्सपेरिमेंट के लिए एक इंसान की जान लेने को तक तैयार हो गई। हाँ, माना कि कैरल जो कर रही है वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कर रही है, बट फिर भी एक इधर कैरल थी और दूसरे इधर हाईमाइंड जो कि एक कीड़े की जान तक नहीं ले सकते। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 ओपनिंग सीन में हमने देखा कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट बैठा आराम से दूध पी रहा है। पिछले एपिसोड में भी कैरल ने जोशिया को ऐसा ही एक मिल्क कार्टन ओपन करके दिया था। ये मिल्क कार्टन ही इस एपिसोड का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट पॉइंट बनने वाला है। कैरल जोन आउट होकर हॉस्पिटल में खड़ी थी कि तभी उसे लक्ष्मी कॉल करके गालियां मारने लग गई कि बहन तुझे शांति से बैठना नहीं आता क्या? कभी ह्यूमंस को गिलिच कराती है तो कभी उन्हें रुला देती है। अगली बार फिर अगर लक्ष्मी का बेटा कैरल की वजह से रोया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। फोन रखने के बाद कैरल ने नोटिस किया कि हाईमाइंड उसे अवॉइड कर रहे थे, मानो ये सब कैरल से डरने लगे हों। फिर हाईमाइंड ने कैरल को बताया कि जोशिया जल्दी ठीक हो जाएगी, बट अगेन इस बार भी वो कैरल को कोई इमोशंस या स्माइल दिखाने की बजाय इग्नोर करके भाग रहे थे। कैरल फिर वहीं हॉस्पिटल में सो गई। नींद खुलने के बाद कैरल ने देखा कि पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा था। इसके नींद से जागने तक हाईमाइंड ने जोशिया समेत पूरे हॉस्पिटल को कहीं अलग लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया। फिर इसने फौरन फोन उठाकर कैरल हॉटलाइन पर कॉल करने की कोशिश की। तभी उसे सामने से रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई दिया कि जोशिया वाले इंसिडेंट के बाद हाईमाइंड को थोड़ा स्पेस चाहिए। कैरल के लिए उनके फीलिंग्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए, उसे जो चाहिए ये ला कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये कैरल के साथ नहीं रह सकते। कैरल ने टेरेस पर जाकर देखा कि सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, सारा एल्बेकर्की शहर खाली करके बाहर जा रहा था। इन्हें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था। घर जाकर कैरल ने डिसाइड किया कि वो वीडियो रिकॉर्ड करके बाकी 12 इम्यून ह्यूमंस को भी अपनी सिचुएशन के बारे में सब बता देगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले कैरल ने बैकग्राउंड में दिख रहे दारू के बोतल्स उठाकर अंदर रख दिए ताकि लोग इसे सीरियसली लें। फिर कैरल ने वीडियो में सबको बताया कि इस हाईमाइंड वाले वायरस के इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है। इन्फेक्टेड ह्यूमंस झूठ नहीं बोल सकते और वो इम्यून्स को खुश रखने किसी भी हद तक जा सकते हैं, बस वो इन्हें वायरस का क्योर नहीं बताने वाले। कैरल ने लक्ष्मी जैसे लोगों के लिए भी मैसेज दिया कि माना कि अभी तुम इस नई दुनिया में बहुत खुश हो, बट जरा ठंडे दिमाग से फ्री विल वाली ह्यूमन लाइफ के बारे में भी सोचना। कैरल का मानना था कि दुनिया और ह्यूमैनिटी को बचाने की जिम्मेदारी अब इन 13 लोगों के सर पर थी। फिर कैरल ने हाईमाइंड को कॉल करके ऑर्डर दिया कि वो ये वीडियो मैसेज ट्रांसलेटेड सबटाइटल्स के साथ सारे 12 इम्यून लोगों में बांट दें। ऐसा करने से कैरल बहुत खुश हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मूड काफी खराब हो सकता है। और हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जब कैरल को गुस्सा आता है तो हाईमाइंड के साथ क्या होता है। हाईमाइंड भी फुल ऑन ब्रेकअप के मूड में थे। SD कार्ड कलेक्ट करने कोई ह्यूमन भेजने के बजाय उन्होंने ड्रोन भेज दिया। कैरल ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट आज के दिन वो दारू को छुट्टी दे देगी। पिछले 8 दिनों से कैरल बेडरूम के बाहर सो रही थी हेलेन की वजह से, पर धीरे धीरे कैरल अब उसके दर्द से रिकवर होने लगी। आज की रात ये अपने बेडरूम में सोएगी। पर तभी कैरल को बाहर से कुछ आवाज आई। इसने देखा कि वो जंगली भेड़िए बैकयार्ड में घुसकर इसका कचरा खा रहे थे। कैरल ने फौरन आवाज करके वुल्व्स को वहां से भगा दिया। फिर कैरल ने हाईमाइंड को कॉल करके बताया कि उसे अभी का अभी सारे टाउन के लाइट्स चालू चाहिए। सुबह होते ही कैरल ने बैकयार्ड का कचरा इकट्ठा करके फिर से एक बार हाईमाइंड को कॉल लगाया गार्बेज कलेक्शन के लिए। हाईमाइंड इसका कचरा भी ड्रोन से उठाने वाले थे, तो इन्होंने कैरल को इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो कचरे को 17 पाउंड से कम वजन वाले अलग अलग बैग्स में इकट्ठा करके रखे। ऑब्वियसली कैरल ने बिना वजन किए ही बैग ड्रोन को थमा दी। फिर थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद वो ड्रोन सामने वाले लाइट पोल पर जाकर क्रैश हो गया और सारा कचरा वापस नीचे गिर गया। कैरल अब फोन लगा लगाकर थक चुकी थी। फिर ये खुद ही कचरे की थैलियां उठाकर पब्लिक डस्टबिन ढूंढने चली गई। यही कैरल ने नोटिस किया कि टाउन के सारे डस्टबिन ढेर सारे मिल्क कार्टन से भरे पड़े हैं। यानी हाईमाइंड वाले ह्यूमंस को मिल्क कुछ ज्यादा ही पसंद था। बट तभी इसे रियलाइज हुआ कि इन मिल्क कार्टन में से दूध की स्मेल नहीं आ रही। फिर ये फौरन कार्टन्स पर की ब्रांडिंग देखकर लोकल डेयरी पहुंच गई और इधर कैरल का शक यकीन में बदल गया।
हाई माइंड ने इस पूरी मिल्क फैक्ट्री को कोई अजीब से लिक्विड पैक करने के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया था। फिर कैरल इस लिक्विड का रॉ मटेरियल ढूंढने वेयरहाउस में चली गई, जहां कुछ कौवे रॉ मटेरियल के थैले फाड़कर अंदर का सामान खा रहे थे, जो कि दिखने में क्रिस्टलाइज्ड नमक की तरह लग रहा था। अगेन इसमें भी कोई स्मेल नहीं थी। फिर इसकी छानबीन करने कैरल फौरन एक थैला उठाकर अपने घर ले आई। कैरल फिर घर में पड़ा पीएच टेस्टर यूज करके इस मटेरियल को टेस्ट करने लगी। कैरल ने डिसाइड किया कि वो अपने रिसर्च के रिजल्ट को रिकॉर्ड करके बाकी 12 लोगों को भी भेजेगी। वीडियो में कैरल ने इन्हें बताया कि सारे इन्फेक्टेड ह्यूमंस इस अजीब से गोल्डन लिक्विड को पी रहे थे, जिसका पीएच वैल्यू 7.1 यानी न्यूट्रल लेवल पर था और विस्कोसिटी ऑयल की तरह थी। कैरल को पूरा यकीन था कि हाईमाइंड दुनिया भर के फूड एंड बेवरेज फैक्ट्रीज में इस लिक्विड को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। अगर बाकी 12 चाहें तो वो अपने लोकल फैक्ट्रीज को विजिट करके देख सकते हैं। फिर रिकॉर्डिंग के दौरान कैरल थोड़ा इमोशनल हो गई और उसने डिसाइड किया कि वो अपने पहले टेक को डिलीट करके नया वीडियो रिकॉर्ड करेगी। हमें अभी तक नहीं पता कि उस सेकंड वीडियो में कैरल ने क्या चेंजेस किए। कैरल ने फिर इस सेकंड एसडी कार्ड को भी पैक करके ड्रोन के जरिए शिप कर दिया। आज कैरल अपने तलब को नहीं रोक पाई, बट पैक बनाते ही इसे फिर से बैकयार्ड से कुछ आवाजें सुनाई दी। इस बार भेड़िए उनका पूरा झुंड लेकर आए थे और ये कचरे की बजाय हेलन की दफनाई बॉडी खाने आए थे। कैरल फिर पैनिक मोड में भागते हुए पुलिस कार से शॉटगन लेने चली गई, बट टेंशन में से समझ नहीं आ रहा था कि वो गन को अनलॉक कैसे करे। कैरल के पास ज्यादा समय नहीं था, तो उसने सायरन चालू करके गाड़ी को सीधा बैकयार्ड में घुसा दिया। ये देखकर सारे भेड़िए भाग गए। कैरल सुबह होने तक गाड़ी के अंदर ही सो गई। नींद खुलते ही कैरल को रियलाइज हुआ कि वो बस एक बटन दबाकर गन को अनलॉक कर सकती थी। कैरल ने फिर कार के कीचेन में लगी चाबी से अपनी हथकड़ी भी खोल ली, जो पिछले एपिसोड के एंडिंग से इसके हाथ पर लटकी थी। ये एक मेटाफोर की तरह है कि अगर कैरल थोड़ा शांति से काम ले तो सारे सॉल्यूशन उसकी आंखों के सामने ही थे। फिर कैरल ने डिसाइड किया कि वो खुद सप्लाई शॉप जाकर मार्बल और लकड़ी लाएगी। कैरल ने दिन भर अकेले काम करते हुए अपने बैकयार्ड का फेंस ठीक किया और हेलन की कब्र को मार्बल से ढक दिया। कैरल ने हेलन के लिए हैंडमेड टूम्बस्टोन भी बना दिया। दिन भर की थकावट के बाद कैरल ने जाकर अपने लिए एक पेग बनाया, बट इसका पहला सिप लेते ही धक्का लगकर वो रॉ मटेरियल का थैला सोफा से नीचे गिर गया। तभी कैरल का ध्यान गया कि इस थैले पर एक बारकोड बना था। कैरल फौरन थैला उठाकर लोकल ग्रोसरी स्टोर चली गई, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी इन्वेंट्री से यह बारकोड मैच नहीं कर रहा था। कैरल के पास अब टाइम ही टाइम था। फिर वो पूरे स्टोर में घूमते हुए सिमिलर साइज और सिमिलर डिजाइन का थैला ढूंढने लग गई। बिंगो, इस डॉग फूड बैग का डिजाइन और बारकोड एकदम इस रॉ मटेरियल वाले थैले से मैच कर रहा था। फिर कैरल उस डॉग फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में छानबीन करने पहुंच गई। फैक्ट्री के कोल्ड स्टोरेज रूम में ढेर सारे सब्जियां और ग्रोसरीज वगैरह रखे थे। कैरल धीरे धीरे एक रैक से दूसरे रैक को चेक करते हुए आगे बढ़ने लगी कि तभी उसकी नजर इस स्पेशल रैक पर पड़ी, जिसे प्लास्टिक शीट से कवर किया गया था। शीट उठाकर नीचे का सामान देखते ही कैरल एकदम दंग रह गई। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 के ओपनिंग सीन में ये कंफर्म हो गया कि हाईमाइंड वाकई में कैनिबल्स हैं। कैरल फौरन अपना कैमरा लेकर वेयरहाउस में वीडियो बनाने चली गई ताकि वो बाकी ह्यूमंस को भी दिखा सके कि हाईमाइंड ने उनके वेयरहाउस में ह्यूमन बॉडी के टुकड़े रखे हैं। हाईमाइंड इन बॉडी पार्ट्स को बड़े से मीट ग्राइंडर में डालकर ह्यूमन मीट से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैरल पहले इस वीडियो को भी बाकी वीडियोस की तरह पोस्ट करने वाली थी, बट तभी उसे रियलाइज हुआ कि शायद हाईमाइंड इसका एक भी वीडियो इम्यून तक पहुंचा ही ना रहे हों। कैरल को इस बार कोई चांस नहीं लेना था, तो वो फौरन अपने घर में गिरा हुआ ह्यूमन प्रोटीन सप्लाई साफ करके वेगस चली गई, जहां कुंबा मस्त एल्विस प्रेस्ली के स्वीट में बैठा अपनी जेम्स बॉन्ड फैंटेसी जी रहा था। कुंबा के कहने पर हाईमाइंड नॉर्मल ह्यूमंस की तरह एक्ट कर रहे थे, बट एकदम लास्ट मोमेंट पर इस फैंटेसी स्टोरी के विलन ने कैरेक्टर तोड़ दिया। यह देखकर कुंबा काफी डिसअपॉइंटेड हुआ, इंडिकेटिंग कि कुंबा चाहे कितना भी ट्राई कर ले, उसे रियल ह्यूमन इंटरेक्शन वाले फीलिंग्स नहीं आने वाले। पार्टी के बाद कुंबा सुपर मॉडल के साथ जकूसी में बैठा मस्त मजे कर रहा था कि तभी हाईमाइंड को पता चला कि कैरल यहाँ आ रही है। फिर सारे फौरन वहां से उठकर बाहर भाग गए। ये अभी तक कैरल के पिछले बिहेवियर से उबरे नहीं थे। ये कुंबा को भी अपने साथ बाहर ले जाने वाले थे, बट कुंबा ने वहीं रुकने का डिसीजन लिया। इसने ऑलरेडी कैरल को बता दिया था कि वो वेगस के वेस्ट गेट कसिनो में शिफ्ट होने वाला है। कैरल उसी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए यहाँ आई थी।
वेस्ट गेट कसिनो में एंटर करते ही हाई माइंड ने उसे साइनेज के जरिए कुंबा का रूम नंबर बता दिया। कुंबा के आलीशान स्वीट में जाते ही कैरल को 2 जबरदस्त शॉक्स मिले। पहला कि हाई माइंड ऑर्डर्स के मुताबिक कैरल के सारे वीडियोस फुल सबटाइटल्स वगैरह के साथ इम्यून्स को भेज रहे थे, और दूसरा सबसे बड़ा शॉकर, कुंबा और बाकी सबको ऑलरेडी पता था कि हाई माइंड इंसानी मांस खा रहे हैं। ये सुनकर कैरल एकदम स्पीचलेस हो गई, बट कैरल को समझाने हाई माइंड ने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा था जिसे खुद पीस मेकर होस्ट कर रहे थे। फिर हाई माइंड ने कैरल को समझाया कि वो किसी भी जिंदा जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग इतने पीसफुल हैं कि पेड़ से एप्पल तक तोड़कर नहीं खा सकते। खेती और हार्वेस्टिंग तो दूर की बात है, ये बस दुनिया में ऑलरेडी अवेलेबल खाना और नीचे गिरे हुए फल वगैरह खाते हैं, क्योंकि इनका सिस्टम इन्हें कोई भी जिंदा जीव को नुकसान पहुंचाने नहीं देता, चाहे वो पौधे ही क्यों ना हो। तो इसीलिए हाई माइंड ने डिसाइड किया कि वो ह्यूमंस की डेड बॉडीज को भी एनर्जी सोर्स की तरह यूज करेंगे। फालतू में गाड़ कर या जलाकर वेस्ट क्यों करना। इसीलिए हाई माइंड वाले ह्यूमंस ये स्पेशल लिक्विड पीते हैं जिसमें बाकी अलग फल सब्जी वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ 8 to 12% HDP AKA ह्यूमन डिराइव प्रोटीन होता है। ये लोग कैरल को कभी भी HDP नहीं खिलाने वाले अनलेस एंड अनटिल कैरल को खुद से ट्राई करना हो। शॉकिंग न्यूज के साथ साथ कैरल को एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज भी पता चली कि उसे और मनुष्यों को छोड़कर बाकी सारे इम्यून हफ्ते में 2 बार जूम मीटिंग्स करते हैं ताकि वो साथ में पता लगा सके कि वो हाई माइंड को एक्सटिंक्ट होने से कैसे बचाएं, क्योंकि कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10 साल में सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। इम्यून्स ने ओपन वोटिंग के जरिए डिसाइड किया था कि कैरल उनके स्पेशल ग्रुप का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका ही मानना था कि कैरल सोल्यूशन ढूंढने के बजाय जरूर कुछ बिगाड़ देगी। ये सुनकर कैरल को जेन्युइनली काफी बुरा लगा और वो बाथरूम में जाकर अकेले में रोने लग गई, इंडिकेटिंग कि कैरल बाहर से चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना बन ले, उसे अंदर ही अंदर से अकेलापन खाए जा रहा था। बाहर कुंबा भी हाई माइंड को यही बात बता रहा था कि उससे कैरल को ऐसे अकेला देखकर उस पर काफी तरस आ रहा था। फिर कैरल दारू पीकर वहीं सो गई। सुबह होते ही कुंबा ने कैरल के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया। कैरल को ब्रेकफास्ट मिक्स करके स्पेशल भेड़ मिसल सैंडविच बनाकर खाता देख कुंबा ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया, और कुंबा सैंडविच के टेस्ट से काफी इंप्रेस भी हुआ। शायद ये एक तरह का फोर शैडोइंग हो कि अंदर ही अंदर कुंबा को कैरल की यूनिक बातें पसंद आ रही थी, क्योंकि हाई माइंड चाहे इसे मिशलिन स्टार लेवल का सैंडविच बनाकर क्यों ना खिला दे, बट ऐसे रैंडम और क्रिएटिव आइडियाज तो बस फ्री विल से ही आते हैं। यही कैरल ने कुंबा को बताया कि वो कुछ दिन और इसके साथ रहना चाहती है। ये सुनते ही कुंबा के चेहरे का रंग उड़ गया। माना कि कुंबा को कैरल की बातें शायद थोड़ी सी पसंद आ रही थी, बट वो बिना हाई माइंड के साथ अय्याशियां किए नहीं रह सकता। कुंबा के एक्सप्रेशन देखकर कैरल ने उसे दिलासा दिया कि अरे भाई मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, उसे वेगस में एक पल भी नहीं रहना। बट आई एम 100% श्योर कि कैरल ने ये 180 डिग्री टर्न सिर्फ कुंबा का रिएक्शन देखने के बाद ही लिया होगा। वो भी अब अकेले रहकर थक चुकी थी। जाने से पहले कैरल ने इसे फिर से एक बार समझाया कि इससे पहले कि हाई माइंड उन्हें भी अपने जैसा बना दे, इन सबको वायरस के इफेक्ट को रिवर्स करके ह्यूमैनिटी को बचा लेना चाहिए। और यहीं कैरल को तीसरी शॉकिंग न्यूज पता चली। हाई माइंड ने रिसर्च से पता लगा लिया था कि इम्यून ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने का बस एक ही तरीका है कि उनके बॉडी से स्टेम सेल्स निकालकर पेनफुली वायरस को बॉडी से बाइंड करना, और हाई माइंड इनकी परमिशन के बिना स्टेम सेल्स नहीं निकाल सकते। फिलहाल के लिए कुंबा ने भी कंसेंट देने से मना किया है। यह सुनते ही कैरल ने फौरन हाई माइंड को कॉल करके बताया कि उसे इस कन्वर्जन प्रोसीजर का पार्ट कभी भी नहीं बनना है। वो हाई माइंड को कंसेंट नहीं देने वाली। हाई माइंड ने भी जवाब दिया कि ओके, हम बिना तुम्हारी परमिशन के स्टेम सेल्स नहीं लेने वाले। ये देखकर कैरल की जान में जान आ गई कि चलो एटलीस्ट एक डर तो खत्म हो गया। फिर कैरल कुंबा को गुड बाय बोलकर अपनी पुलिस कार में वापस घर चली गई। ओके, फ्लैशबैक टाइम। 3 दिन पहले हमने देखा कि मनुष्यों ने एक एक करके सारी रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैन कर लिए, सिर्फ एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बाकी सब ब्लैंक रिजल्ट। और उस स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर भी ऐसे अजीब से इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस टाइप के सिग्नल सुनाई दे रहे थे। अब या तो इसने वो फ्रीक्वेंसी ढूंढ ली जिसकी मदद से हाई माइंड आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, या ये एपिसोड 1 वाला ही एलियन सिग्नल है, या फिर शायद हाई माइंड कोई बड़ा सा एंटेना बनाकर सेम उसी वायरस को स्पेस में आगे भेज रहे थे
ताकि कोई और सिविलाइजेशन भी वो सिग्नल कैच करके खुद भी इन्फेक्ट हो जाए। बाकी सबकी तरह हाईमाइंड ने इसे भी कैरल का वीडियो भेजा था, जिसमें कैरल हाईमाइंड के फूड और वीकनेसेस के बारे में बता रही थी। ये देखकर मनुष्य ने डिसाइड किया कि वो अब फाइनली अपने बेस से निकलकर एनवलप पर लिखे हुए एड्रेस को फॉलो करते हुए कैरल से मिलने जाएगा। इसे फाइनली ऐसा एक और ह्यूमन मिल गया जो दुनिया को फिर से नॉर्मल बनाना चाहता है। मनुष्य स्टोरेज यूनिट से निकलकर पहले अपने घर चला गया और वहां कुछ ढंग का खाना खाने के बाद थोड़ा सामान और अपनी खटारा गाड़ी लेकर यह आगे बढ़ने लगा कि तभी हाईमाइंड ने इसे ऑल द बेस्ट बोलने मनुष्य की मम्मी को भेजा। ये वही लेडी है जो डेली मनुष्य के लिए खाना लेकर आती थी। मनुष्य को उसकी फेक मम्मी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मनुष्य की रियल माँ एक नंबर की डायन थी। यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला कि मनुष्य फेक खुशी को ठुकरा कर रियल ट्रॉमेटिक लाइफ जीने वाला बंदा है। बस इस एक ही सीन से विंस गिलिगन ने मनुष्य का सॉलिड कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखा दिया। और दूसरा कि यह पता होने के बावजूद भी कि मनुष्य की रियल माँ अब्यूसिव थी, हाईमाइंड ने कम्युनिकेशन के लिए उसे चुना। यानी फिर से वही रैशनल थिंकिंग वाली प्रॉब्लम। कॉमन सेंस को छोड़कर हाईमाइंड ने सिर्फ ब्लड रिलेशन को देखते हुए अपना डिसीजन लिया, या फिर वो मनुष्य को फेक रियलिटी की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 बहुत लोगों को फिलर एपिसोड की तरह लग सकता है, बट इसके स्लो मूविंग पैरेलल स्टोरीज के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नरेटिव छुपा है। अब तक हम सोच रहे थे कि मनुष्य और कैरल एकदम सेम टाइप के मेंटालिटी वाले होंगे, बट ये एपिसोड हमारा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा। पिछले एपिसोड में कैरल को पता चला कि हाईमाइंड उसकी परमिशन के बिना उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस ग्रैंड रेवलेशन के बाद कैरल का एटीट्यूड अब पूरी तरह से चेंज हो गया। मानो ये भी अब अपने आप को खुंपा की तरह हाईमाइंड की रानी समझने लग गई। घर जाते वक्त एक गैस स्टेशन पर रुककर कैरल हाईमाइंड को कॉल करके उन पर ऑर्डर्स झाड़ने लग गई कि उसे अभी का अभी ये पंप ओपन करके चाहिए और इसे जल्द से जल्द आइस कोल्ड गैटोरेड भी पीना है। हाईमाइंड ने ड्रोन के जरिए फौरन गैटोरेड डिलीवर करवा दिया, बट ड्रिंक आइस कोल्ड ना होने की वजह से कैरल हाईमाइंड को फोन पर सुनाने लग गई कि ध्यान रहे कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसने गैस स्टेशन में टाइम पास करते वक्त एक स्क्रैच लॉटरी भी जीत ली, बट अगेन इसका कोई फायदा नहीं था, इंडिकेटिंग कि कैरल जिस फ्रीडम को एंजॉय कर रही है वो फेक है। फिर कैरल ढेर सारे पटाखे अपने गाड़ी में भरकर घर की ओर चली गई। रात होते ही कैरल मस्त अपने घर के बाहर जाकर पटाखे फोड़ने लगी, पर तभी उसे भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज आई। बट भेड़ियों की आवाज से डरने की बजाय कैरल भी जोर जोर से हाउलिंग करने लगी, मानो कैरल यहाँ भेड़ियों और हाईमाइंड को जता रही हो कि फिलहाल यहाँ उसका राज चलेगा। अगले दिन गोल्फ कोर्स से वापस आते वक्त कैरल की पुलिस कार खराब हो गई। फिर कैरल ने डिसाइड किया कि अब फाइनली नई गाड़ी लेने का टाइम आ गया। गोल्फ कोर्स के बाहर पार्क लग्जरी कार्स में से कैरल ने सीधा रोल्स रॉयस चूज की। फिर एक प्राइवेट हॉट स्प्रिंग में डुबकी लगाकर कैरल सीधा जॉर्जिया कीफ के म्यूजियम में चली गई। आर्ट गैलरी में घूमते वक्त कैरल की नजर बेलाडोना पेंटिंग पर पड़ी। कैरल ने डिसाइड किया कि वो इस ओरिजिनल आर्ट पीस को अपने घर लेकर जाएगी। आई मीन व्हाई नॉट, इसे अब कौन ही रोकने वाला है। ओके, इस पेंटिंग को याद रखना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कैरल अब खुद के लिए खाना बनाकर भी पक चुकी थी। इसने फौरन हाईमाइंड को कॉल करके अपने लिए लग्जरी होटल में सोलो डेट फिक्स की, जहां हाईमाइंड ने कैरल और हेलन के फेवरेट डिशेस बनाकर रखे थे। कैरेक्टर स्विच देख रहे हो? कैरल अब हाईमाइंड को खतरे की बजाय डिस्पोजेबल एसेट की तरह देख रही थी। दुनिया को बचाना गया भाड़ में। कैरल अब इनका पूरा फायदा उठाकर कुंभा की तरह लग्जरी लाइफ जिएगी। दूसरी तरफ मनुष्य इसके कंप्लीटली अपोजिट लाइफ जी रहा था। जहां कैरल गैस स्टेशन पर जाकर ऑर्डर छोड़ रही थी, तो वहां मनुष्य हाईमाइंड की मदद लिए बिना अकेला मीलों तक पेट्रोल की तलाश में भटक रहा था। और एक अबैंडन गाड़ी से पेट्रोल चूस कर निकालने के बाद उसने ओनर के लिए पेट्रोल के पैसे भी छोड़े, ये जानते हुए भी कि इस करंट वर्ल्ड में पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी। मनुष्य ने अपनी खुददारी और एथिक्स नहीं छोड़े। कैरल का एकदम इक्वल अपोजिट। गाड़ी में पेट्रोल भरकर मनुष्य ने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। रास्ते में हाईमाइंड ने मनुष्य को मस्का मारने की बहुत कोशिश की, बट ये बंदा टस से मस नहीं हुआ। मनुष्य कंटिन्यूअसली अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि कैरल से मिलने के बाद वो बेसिक कम्युनिकेशन तो कर पाए। बट मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की जरा भी जमने वाली है। कैरल उधर मस्त लग्जरी डिनर्स एंजॉय कर रही थी
और इधर ये खुददार आदमी खुद मछली पकड़ के खा रहा था। एनीवेज, न्यू मैक्सिको पहुंचने से पहले मनुष्य को कोलंबिया और पनामा के बीच बना यह डैरियन गैप पार करना होगा। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर लंबा खतरनाक घना जंगल जहां अनफॉर्चुनेटली गाड़ी नहीं जा सकती। हाईमाइंड ने मनुष्य को समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा करना सुसाइड मिशन होगा। वो मनुष्य को आराम से कैरल के घर तक छोड़ सकते हैं और हाईमाइंड मनुष्य की फेवरेट गाड़ी भी वहां पहुंचा देंगे। ये सुनते ही मनुष्य की सटक गई। उसने हाईमाइंड को बताया कि वो लोग इस दुनिया में वेलकम नहीं हैं और यहाँ की एक भी चीज पर उनका कोई हक नहीं है। हाईमाइंड ने ह्यूमंस के दिमाग पर कंट्रोल करके सारी चीजें लूटी थी। मनुष्य नहीं चाहता कि उसके जाने के बाद हाईमाइंड उसकी गाड़ी पर भी कब्जा कर ले, तो मनुष्य ने हाईमाइंड के सामने अपनी फेवरेट गाड़ी को आग लगा दी और पैदल चलता हुआ जंगल के अंदर चला गया। दिन रात घने जंगल में ट्रेकिंग करने के बाद मनुष्य की हालत खराब हो गई थी और एक दिन पैर फिसलकर वो जहरीले कांटे वाले पेड़ पर गिर गया। मनुष्य ने गर्म चाकू से अपने जख्म भरने की कोशिश की, पर सुबह होने तक जहर उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। थोड़े कदम चलने के बाद मनुष्य कैरल का नाम लेते हुए चक्कर आकर गिर गया। तभी हाईमाइंड के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने उसे बचा लिया। यानी ये लोग शुरू से ही मनुष्य पर नजर रखे हुए थे। हाईमाइंड ने इसकी जान तो बचा ली, पर पता नहीं होश आने के बाद मनुष्य कैसे रिएक्ट करेगा। फिर स्टोरी ने सीधा 36 डेज का टाइम जंप लिया। हमने देखा कि कैरल अब उसकी अय्याशी और आजादी से पक चुकी है। रात में पटाखे जलाते वक्त एक पटाखा टिल्ट होके उसके डायरेक्शन में आ गया, बट वहां से हटने के बजाय कैरल पटाखे के सामने ही बैठी रही कि चल आजा, मुझे जला दे और खत्म कर दे एक बार का टेंशन। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो पटाखा कैरल के साइड से निकलकर पास वाले घर में घुस गया। सुबह होते ही कैरल ने घर के बाहर मैसेज लिखकर हाईमाइंड को वापस बुला लिया। कैरल अंदर बैठी बेलाडोना पेंटिंग को घूर रही थी कि तभी वहां जोशिया आ गई। जोशिया को अपने सामने देखकर कैरल ने रोते हुए जाकर उसे गले लगा लिया और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि मनुष्य जिंदा बच गया। हाईमाइंड ने एंटीबायोटिक्स देकर इसके इन्फेक्शन को तो रोक दिया, बट फुली रिकवर होने के लिए उसे कुछ दिनों तक इसी हॉस्पिटल में आराम करना होगा। बट मनुष्य बीइंग मनुष्य, थोड़ा सा होश आते ही वो सर्जिकल नाइफ की नोक पर एक डॉक्टर को बंदी बनाकर बाहर चला गया। मनुष्य को हाईमाइंड की फोकट सर्विस नहीं चाहिए थी, तो उसने जबरदस्ती इनसे पूरे मेडिकल एक्सपेंसेस का बिल बनवा लिया, इंक्लूडिंग एम्बुलेंस रेंटल चार्जेस, जो कि अपेरेंटली समय आने पर मनुष्य पे कर देगा। यही मनुष्य को पता चला कि वो अभी पनामा में था। फिर मनुष्य खुद एम्बुलेंस को ड्राइव करते हुए सीधा एल्बुकर्की की ओर निकल पड़ा। उधर कैरल जोशिया के लिए स्पेशल शरबत बनाकर ले गई। इनिशियल आइस ब्रेकिंग होने के बाद कैरल ने इसे साफ साफ बता दिया कि उसके समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या बात करनी है। फिर ये दोनों ऑकवर्डनेस खत्म करने इस पेंटिंग के बारे में बात करने लगे। कैरल ने जोशिया को बताया कि टाउन में खुलेआम घूम रहे जानवरों से बचाने वो ये पेंटिंग घर पर लेकर आई थी। उसने ये चुराई वगैरह नहीं है। हाईमाइंड को इस बात से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर कैरल चाहे तो वो जॉर्जिया और कीव के म्यूजियम की सिक्योरिटी बढ़ा देंगे ताकि कोई भेड़ बकरी अंदर जाकर किसी मास्टरपीस को ना खा ले। फिर जोशिया ने सजेस्ट किया कि क्यों ना ये साथ मिलकर कोई बोर्ड गेम खेलें। कैरल को अच्छे से पता था कि जोशिया हाईमाइंड के कलेक्टिव नॉलेज को यूज करके इसे हर एक स्ट्रेटेजी गेम में बुरी तरह से हरा देगी। बट तभी जोशिया ने आइडिया दिया कि ये कैरल का फेवरेट कार्ड गेम खेलेंगे। यही बातों में जोशिया ने एक बार हेलन के मेमोरीज भी एक्सेस किए, बट कैरल ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके गेम को कंटिन्यू किया। कैरल ये स्पीड गेम उसके कजिन्स के साथ खेला करती थी। जोशिया ने इसे याद दिलाया कि वो उसके कजिन हेनरी को आखिरी बार 2005 में मिली थी, क्यों ना वो हेनरी को भी मिलने के लिए इधर बुलवा लें। बट कैरल ने इस बात से साफ मना कर दिया, क्योंकि जिस बंदे को वो मिलेगी वो उसका असली कजिन नहीं होगा। घूम फिर के इसी हाईमाइंड के साथ बात करनी है तो क्या फायदा। ये पूरा प्लॉट लाइन पहले तो काफी रैंडम लगेगा, बट धीरे धीरे सब कनेक्ट हो जाएगा। एनीवेज, इनिशियली कैरल इस गेम को लीड कर रही थी, बट वो इवेंचुअली जोशिया से हार गई। बाहर जाकर कैरल ने देखा कि अब धीरे धीरे टाउन के बाकी निवासी भी वापस आने लग गए। यही कैरल ने जोशिया से पूछा कि वो कहाँ रहती है। वेल, ज्वाइनिंग के बाद से ही ओनरशिप का कंसेप्ट इस दुनिया में नहीं चलता। कोई कुछ ओन नहीं करता और सारे सब शेयर करते हैं। फिर जोशिया कैरल को अपने साथ लेकर दिखाने गई कि ये लोग रात में सोते कहाँ हैं। इलेक्ट्रिसिटी और रिसोर्सेज बचाने के लिए हाईमाइंड इस तरह के बड़े वेन्यूज में एक साथ सोते हैं।
यही कैरल को पता चला कि एनिमल्स भी इस वायरस से इम्यून थे। जो भी पालतू जानवर अपने ओरिजिनल ओनर से दूर नहीं रह सकते, हाइव माइंड उनका भी ख्याल रखते हैं। फिर जोशिया ने इससे पूछा कि क्यों ना इस रात वो भी इनके साथ सो जाए। थोड़ा हिचकिचाने के बाद कैरल मान गई। नींद में एक बार कैरल जाकर जोशिया से चिपक गई थी और यहीं उसे फिर से एक बार अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। सुबह होते ही जोशिया कैरल को घर ड्रॉप करने चली गई। कैरल ने जोशिया को बताया कि हाइव माइंड के साथ टाइम स्पेंड करके उसे जेन्युइनली काफी अच्छा लगा। पहले हमें लगा कि शायद कैरल ने वाकई में हार मान ली, पर घर जाते ही कैरल फिर से व्हाइट बोर्ड वाले नोट्स को अपडेट करने लग गई, इंडिकेटिंग कि कैरल का ये मीठी मीठी बातें करके इन्फॉर्मेशन निकलने वाला बिहेवियर इसके प्लान का हिस्सा है। अगले दिन कैरल जोशिया के साथ हाइकिंग करने चली गई। दूर से जाती ट्रेन को देखकर कैरल ने जोशिया को बताया कि उसे ट्रेन के हॉर्न की आवाज काफी पसंद है। सरप्राइजिंगली ये चीज जोशिया को नहीं पता थी, यानी कैरल ने अपने लाइफ टाइम में किसी भी ह्यूमन को इस बारे में नहीं बताया था, वरना उनके मेमोरीज शेयर हो जाते हैं। कैरल को ये आवाज पसंद है क्योंकि उसके हिसाब से ये दुनिया का सबसे लोनलीएस्ट साउंड है। फिर ये सुनते ही कैरल को अच्छा फील करवाने हाइव माइंड ट्रेन का हॉर्न बजाने लग गए और यहीं कैरल ने इनसे फाइनली पूछा कि आखिर सारा हाइव माइंड इतने फास्ट आपस में कम्युनिकेट कैसे करता है। जोशिया ने इसे बताया कि एग्जैक्टली ये लोग भी नहीं जानते। ये प्रोसेस रेडियो सिग्नल की तरह है, बट इंटेंशनल कम्युनिकेशन की जगह इसे होम्योस्टैटिक प्रोसेस समझो, जैसे कि सांस लेना, गर्मी लगते ही पसीने का आना वगैरह, बस हो जाता है। बट ये भी एक लो फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल की तरह ही था। ये ग्लोबल इंस्टेंट कम्युनिकेशन की एबिलिटी हर एक ह्यूमन बॉडी में पहले से ही थी, वायरस ने बस उसे इनेबल कर दिया। यानी टेक्निकली कैरल के अंदर भी वो एबिलिटी है, बट उसे बस यूज करना नहीं आता। फिर कैरल ने इसे पूछा कि अगर सब काम सोचने से ही हो जाते हैं तो इन्हें ट्रेन्स की क्या जरूरत। हाइव माइंड ट्रेन्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि फूड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। यानी ये ट्रेन भर भर के ह्यूमन बॉडीज लेकर जा रही थी। फिर जोशिया से और ज्यादा इंफॉर्मेशन उगलवाने कैरल उसे मसाज डेट पर ले गई। कैरल को यह जानना था कि हाइव माइंड का अनकॉन्शियस माइंड थॉट्स तो शेयर कर सकता है, बट क्या ये एक दूसरे के फिजिकल फीलिंग्स या पेन वगैरह भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जोशिया ने उसे बताया कि लकीली ऐसा नहीं होता। हाइव माइंड ने किसी तरह से ऐसे काफी सिग्नल्स को ब्लॉक करने का तरीका ढूंढ लिया था, वरना सारे ह्यूमंस काफी ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। हर एक मिनट दुनिया में सैकड़ों हजारों लोग मरते हैं और उतने ही पैदा होते हैं। इमेजिन मरने वालों का और पैदा करने वालों का पेन वगैरह फील करना, ये हमेशा दर्द में ही रहेंगे। तो पेन और फीलिंग्स इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडीज के लिए एक्सक्लूसिव हैं। पेन और फीलिंग का बस डेटा शेयर होगा, एक्चुअल इफेक्ट नहीं। रात होते ये दोनों स्टार्स देखने चले गए। यहीं जोशिया ने पूरे टाउन के लाइट्स बंद करके कैरल को केपलर 22b प्लैनेट दिखाया। हाइव माइंड को लगता है कि वो वायरस वाला सिग्नल इसी प्लैनेट से आया होगा, जो कि उनके नॉलेज के हिसाब से एक ओशियन वर्ल्ड होना चाहिए। हाइव माइंड नहीं जानते कि वहां के निवासी कैसे होंगे, बट ये उनसे प्यार बहुत करते हैं क्योंकि उन्होंने ह्यूमंस के साथ अपना इतना इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो शेयर किया। अब ह्यूमंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इस गिफ्ट को आगे पास ऑन करें। इसीलिए हाइव माइंड एक बड़ा सा जाइगेंटिक एंटेना बना रहे थे ताकि वो इस सेम सिग्नल को बाकी एलियन स्पीसीज के लिए भी ब्रॉडकास्ट कर सके। ये सुनते ही कैरल के चेहरे का रंग उड़ गया, इंडिकेटिंग कि शायद ये वायरस ओरिजिनली केपलर 22b से भी नहीं आया। उनको भी शायद ये वायरस कहीं और से मिला और वहां के स्पीसीज ने वो वायरस ब्रॉडकास्ट करके अर्थ तक पहुंचा दिया। ओके, यहाँ दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहले एपिसोड में ही एक एस्ट्रोनॉमर ने भांप लिया था कि इस लेवल के सिग्नल को स्पेस में ब्रॉडकास्ट करने अफ्रीका के इतना बड़ा एंटेना लगेगा, यानी उसका शक बिल्कुल सही निकला। केपलर 22b के स्पीसीज ने शायद यही किया था और अब तक तो उनकी प्रजाति लुप्त भी हो गई होगी। दूसरा, ये सिग्नल सिर्फ प्लैनेट के इंटेलिजेंट स्पीसीज को ही टारगेट करता है क्योंकि वायरस का मेन मकसद होता है आगे फैलते रहना, और जानवरों को शिकार बनाकर वो थोड़ी ना एंटेना वगैरह बनाने वाले हैं। इसीलिए इस वायरस से अर्थ के सिर्फ ह्यूमन से इन्फेक्टेड हैं, सिलेक्टेड ह्यूमंस, क्योंकि इनमें से भी कुछ इम्यून है। और यही उस मनुष्यों वाले स्पेशल फ्रीक्वेंसी की याद आती है। या तो मनुष्यों ने इधर हाइव माइंड के बनाए जाइगेंटिक एंटेना का सिग्नल कैप्चर कर लिया, या फिर ये हाइव माइंड की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है। और अगर ये हाइव माइंड की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है तो शायद इन्फेक्टेड ह्यूमंस को सिग्नल जैमर एरिया में ले जाकर ठीक किया जा सकता है। कैरल फौरन घर जाके फटाफट अपने नोट्स अपडेट करने लग गई कि तभी उसके मार्कर्स खत्म हो गए। कैरल ने फौरन हाइव माइंड को कॉल करके मार्कर का बॉक्स मंगवाया।
ये देखकर जोशिया को लगा कि शायद कैरल फिर से अपनी नई बुक पर काम करने लग गई। वैसे भी हाई माइंड ने दुनिया भर के सारे बुक्स पढ़ लिए थे और वो नए रीडिंग मटेरियल के लिए काफी एक्साइटेड है, क्योंकि टेक्निकली ये लोग कोई नई बुक लिख ही नहीं पाएंगे। I mean, कैसे लिखेंगे? जो आइडिया एक को आएगा वही एट अ टाइम सबको आएगा। और इसीलिए शायद इस शो ने अभी तक AI या चैट GPT वगैरह का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो शायद करंट प्लॉट लाइन की बैंड बजा देगा। अंदर जाकर कैरल को आइडिया आया कि वो ये नई बुक लिखकर हाई माइंड को और ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रख सकती है। जोशिया के साथ क्रोशे गेम खेलते वक्त कैरल को रियलाइज हुआ कि हाई माइंड एक दूसरे के नॉलेज के साथ साथ मसल मेमोरीज भी शेयर करते हैं। जोशिया तो एकदम वर्ल्ड चैंपियन की तरह स्कोर कर रही थी। यही जोशिया ने कैरल से उसके बेस्ट राइटिंग एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा। कैरल ये सवाल सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। फिर कैरल को सरप्राइज देने जोशिया उसे एक पुराने डाइनर में ले गई। डाइनर में जाते ही कैरल को याद आया कि उसने यहीं से अपने राइटिंग जर्नी की शुरुआत की थी। कैरल नाइट शिफ्ट्स करके दिन में इस डाइनर के टेबल पर बैठकर अपने फर्स्ट नॉवेल के ड्राफ्ट्स लिखा करती थी। पहले तो कैरल इस मेमोरी लेन में वापस आकर काफी खुश थी, पर तभी इसे याद आया कि वेट, ये डाइनर तो बरसों पहले एक फायर एक्सीडेंट में तबाह हो गया था। यानी हाई माइंड ने कैरल को खुश करने इस डाइनर को स्क्रैच से रीबिल्ड किया और उसके फेवरेट वेट्रेस को तक ढूंढकर वापस ले आ गए। और यही कैरल को रियलाइज हुआ कि ओह शिट, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ सेम मैनिपुलेटिव गेम खेल रहे थे, यानी सामने वाले को खुश करके डिस्ट्रैक्ट करना और येड़ा बन के पेड़ा खाना। फिर कैरल फौरन शॉक में वहां से उठकर सीधा घर चली गई। कैरल के फोर्स करते ही जोशिया ने उसके घर जाकर कन्फेस किया कि हाँ, हाई माइंड पहले से ही जानते थे कि कैरल बस एक्टिंग कर रही है। उन्हें अच्छे से पता था कि कैरल कभी भी गिव अप नहीं करने वाली। यानी इस सिचुएशन में कैरल और हाई माइंड दोनों ही इस पेंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ सेम वही गेम खेल रहे थे, इसीलिए रैंडम गेम्स इस एपिसोड का इतना बड़ा पार्ट्स थे। समझ रहे हो? एनीवेज, कैरल ने रोते हुए जोशिया को बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं होने वाली, भले ही इसके लिए हाई माइंड उसे फिर से छोड़कर क्यों ना चले जाएं। फिर कैरल को शांत करवाने जोशिया ने उसे किस कर दिया। पहले तो कैरल काफी शॉक हो गई, बट देन दे डू इट। सुबह होते ही कैरल ने जोशिया को नई बुक का पहला चैप्टर थमा दिया। जोशिया ये पढ़कर काफी हैरान रह गई कि कैरल ने रब्बान का कैरेक्टर चेंज करके अब उसे फीमेल बना दिया। फिर ये दोनों कैरल के नॉवेल यूनिवर्स के बारे में गीक आउट करने लगे कि आखिर कौन से प्लॉट लाइन को यूज करके कैरल ये जस्टिफाई करेगी कि रब्बान का जेंडर अब चेंज होकर फीमेल बन गया। कैरल ने एक पुराने फॉरगॉटन प्लॉट लाइन को रेफर करते हुए जोशिया को समझाया कि ये ऐसे होगा। जोशिया और हाई माइंड फिर डबल इंप्रेस हो गए, यानी इनका एक दूसरे को मस्का मारने वाला गेम अब भी चल रहा था। फिर एक शॉर्ट टाइम जंप के बाद हमने देखा कि जोशिया और कैरल अब साथ में रह रहे थे। जोशिया के साथ ऑमलेट बनाते बनाते कैरल खिड़की से हेलन की कब्र देख रही थी, शायद एक तरह का इंडिकेशन कि डोंट वरी हेलन, वो ये सब दुनिया को बचाने के लिए कर रही है। कैरल ने जोशिया से रिक्वेस्ट की थी कि इसके साथ रहते हुए वो खुद को वी की जगह आई कहकर पुकारे ताकि ऑकवर्डनेस थोड़ा कम हो। यही जोशिया ने कैरल को उसकी पर्सनल चाइल्डहुड स्टोरी सुनाई कि बचपन में जोशिया को एक लोकल अंकल की मैंगो आइसक्रीम बहुत पसंद थी। यहाँ जोशिया की बातें सुनकर कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि कैरल हाई माइंड से नहीं बल्कि रियल जोशिया से बात कर रही थी। बट तभी जोशिया ने अचानक रुककर कैरल को बताया कि जल्द उससे मिलने कोई विजिटर आने वाला है। फिर हमने देखा कि मनुष्य खुद अपनी मरहम पट्टी करके न्यू मैक्सिको के अंदर घुस गया। यह अब कैरल से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। एपिसोड 9 द सीजन फिनाले। द जॉइनिंग के 71 दिन बाद कुसुमायु अपने फैमिली और कबीले के साथ फ्री विल का आखिरी दिन जी रही थी, क्योंकि कुसुमायु पहली ऐसी इम्यून होने वाली है जो हाई माइंड को अपने स्टेम सेल्स देकर कन्वर्ट होने के लिए मान गई। अकेलेपन से तंग आकर आज वो भी अपने फैमिली के साथ जाने हाई माइंड को ज्वाइन कर लेगी। हाई माइंड ने ट्रेडिशनल स्टाइल में एक स्पेशल रिचुअल रखकर कुसुमायु को ये स्पेशल इन्फेक्टेड गैस सुंघाई, जिसे इनहेल करते ही बस कुछ ही सेकंड्स में ये भी हाई माइंड का हिस्सा बन गई। हाई माइंड को ज्वाइन करते ही कुसुमायु ने सारे पालतू जानवरों को आजाद कर दिया और मुस्कुराते हुए अपना गांव छोड़कर बाकी ग्रुप के साथ रहने चली गई, इंडिकेटिंग कि हाई माइंड इस गांव में सिर्फ और सिर्फ कुसुमायु के लिए रह रहे थे। कुसुमायु ने ऑलरेडी कैरल को बताया था कि समय आते ही वो बेझिझक हाई माइंड को ज्वाइन कर लेगी,
क्योंकि उसे अपने रियल फैमिली के साथ रहना था। और नॉट सो सरप्राइजिंगली उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। मनुष्यों के आने से पहले जोशिया ने इसे वार्निंग दी कि अच्छा होगा कि उसके आने से पहले ये इधर से चली जाए, क्योंकि हाई माइंड को कैरल के साथ देखकर पता नहीं मनुष्य कैसे रिएक्ट करेगा। माना कि मनुष्य कैरल के लिए खतरा नहीं था, बट हाई माइंड उसे अपने लिए खतरा जरूर मानते थे, भले ये उससे प्यार ही क्यों ना करते हों। कैरल के घर के बाहर एम्बुलेंस पार्क करके मनुष्य ने हॉर्न बजाकर उसे बाहर बुलाया। इनका पहला आई कांटेक्ट बड़ा ही ऑकवर्ड था, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने एक दूसरे को फोन पर माँ बहन की गालियां जो दी थी। कैरल ने मनुष्य से कहा कि वो अपने मशीटी को एम्बुलेंस में रखकर अंदर चला आए, बट मनुष्य ने उसे बताया कि वो घर में नहीं आने वाला, कैरल उसकी एम्बुलेंस में चली आए। मनुष्य की टूटी फूटी इंग्लिश से परेशान होकर कैरल ने फोन में ऑफलाइन ट्रांसलेटर ओपन किया। यह देखते ही मनुष्य ने फौरन उसका फोन लेकर गटर में फेंक दिया, क्योंकि उसे डर था कि फोन के माइक्रोफोन से हाई माइंड इनका प्लान सुन लेंगे। बट मनुष्य की दादागिरी देखकर कैरल की सटक गई और वो मनुष्य को वापस जाने बोलकर गुस्से में अंदर चली गई। मनुष्य को शायद पहली बार कोई अपने लेवल का सरफिरा मिला था। मनुष्य ने सोचा कि चलो अब 5000 किलोमीटर का कड़ा सफर करके आया है तो इतना सेक्रीफाइस कर ही लेते हैं। फिर इसने गटर से फोन को बाहर निकालकर कैरल को वापस बुला लिया। ये ना तो घर में मिलेंगे और ना ही एम्बुलेंस में। मनुष्य चाहता है कि ये दोनों अम्ब्रेला लेकर खुले मैदान में बात करें, ताकि हाई माइंड ड्रोन से इनके लिप्स न रीड कर सके। हाँ, कैरल उसका फोन यूज कर सकती है। यही बातों ही बातों में मनुष्य ने बॉम्ब डाल दिया कि वो हाई माइंड को ह्यूमंस नहीं मानता। मनुष्यों के हिसाब से हाई माइंड सोललेस बॉडीज हैं। एलियन वायरस रहे या कुछ भी, ह्यूमंस ऑलरेडी मर चुके हैं और ये अब कैरल के साथ मिलकर हाई माइंड को खत्म करना चाहता है। यह सुनकर कैरल एकदम शॉक रह गई। कैरल ने उसे किसी तरह समझाया कि ह्यूमैनिटी को अब भी बचाया जा सकता है, उन्हें बम से उड़ाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर मनुष्य हाई माइंड से जरा भी इंटरेक्ट करता तो वो उन्हें अच्छे से समझ लेता। मनुष्य ने कैरल के वीडियोस में देखा था कि जोशिया को ड्रग करने के बाद हाई माइंड ने उसे छोड़ दिया था, बट उसे ये नहीं पता कि एक बार छोड़ने के बाद आखिर हाई माइंड वापस क्यों आए। कैरल ने इधर झूठ कहा कि उसे भी नहीं पता कि वो वापस क्यों आए। कैरल का ये रिएक्शन देखकर मनुष्य का अब इस पर से थोड़ा थोड़ा भरोसा उठने लग गया। कैरल अब धूप में बात करके थक चुकी थी, आगे की बात ये उसके घर में करेंगे। मनुष्य भी फाइनली मान गया, बट घर में जाते ही ये फौरन बग्स ढूंढने लग गया कि कहीं हाई माइंड ने इधर कोई माइक वगैरह तो नहीं छुपाया। इधर मनुष्य का चुटकियां मारकर इशारे करने वाला अल्फा मेल बिहेवियर देखकर कैरल ने उसे वार्निंग दी कि यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। कैरल ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे यहाँ कोई सेंसर वगैरह नहीं मिलने वाला, पर तभी मनुष्य को कैरल के मिनी बार में एक डिवाइस मिला। यह देखकर कैरल ने फौरन जोशिया को कॉल लगाया। जोशिया ने इसे बताया कि वो डिवाइस कोई माइक्रोफोन नहीं बल्कि एक मोशन सेंसर है। कैरल ने जब 2011 में प्रेगनेंसी के लिए अपने एग्स फ्रीज किए थे, तब हेलन ने यह सेंसर कैरल के मिनी बार में लगाया था, ताकि वो सीक्रेटली हिसाब रख पाए कि कैरल दिन में कितनी बार दारू पीती है। यह सुनकर कैरल का मानो दिल टूट गया। उसे हेलन से ये उम्मीद नहीं थी। जब हेलन को इस पर भरोसा नहीं था तो दूसरों से क्या उम्मीद लगानी। कैरल को जोशिया से इतना फ्रेंडली बात करता देख मनुष्य को और ज्यादा शक होने लगा कि कैरल जरूर इससे कुछ छुपा रही थी। फिर कैरल मनुष्य को पड़ोसी के घर दिखाने ले गई कि वो यहाँ पर सोएगा, बट अगेन मनुष्य बीइंग मनुष्य, उसे किसी अजनबी के घर बिना परमिशन नहीं सोना। कैरल को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य कहाँ सोएगा, उसने ऑप्शन देकर अपना काम कर दिया। कैरल की संगत में अब मनुष्य भी धीरे धीरे अडेप्ट होने लग गया। उसने डिसाइड किया कि वो इसी घर में रहेगा। कैरल के जाते ही मनुष्य ने फौरन हाई माइंड को कॉल लगाया कि उसे अभी का अभी उस लेडी से मिलना है जिससे कैरल बात कर रही थी, यानी जोशिया। कैरल ने ऑलरेडी मनुष्य को बताया था कि हाई माइंड झूठ नहीं बोल सकते। मनुष्य अब इसी चीज को कैरल के खिलाफ यूज करेगा। आधी रात को कैरल की नींद खुलते ही वो फौरन दरवाजे को और ज्यादा सिक्योर करने चली गई, क्योंकि इसे भी मनुष्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तभी इसने खिड़की से देखा कि मनुष्य जिस घर में रह रहा था उसके बाहर जोशिया की गाड़ी खड़ी थी। यह देखकर कैरल फुल ऑन पैनिक मोड में सामने वाले घर में चली गई।
अंदर मनुष्य और जोशिया आराम से बैठकर मस्त गप्पे लड़ा रहे थे। जोशिया ने अब मनुष्य को सब कुछ बता दिया था। सब कुछ मतलब सब कुछ। हाई माइंड के सीक्रेट्स, कैरल और जोशिया का फिजिकल रिलेशन, बाकी इम्यून्स के अपडेट्स, सब कुछ। ये सुनते ही कैरल जोशिया को गुस्से से अपने घर ले गई। कैरल और जोशिया के जाते ही मनुष्य ने कॉल करके हाई माइंड के एक और ह्यूमन को बुला लिया। कैरल इस बात से काफी गुस्सा थी कि आखिर जोशिया मनुष्य को उनके पर्सनल सीक्रेट्स कैसे बता सकती है। यही जोशिया ने कैरल को बताया कि क्योंकि हाई माइंड मनुष्य और कैरल से इक्वली प्यार करते हैं। यस, इक्वली। चाहे मनुष्य उन्हें मारने की कोशिश ही क्यों ना करे, उनके लिए मनुष्य और कैरल एक ही लेवल पर थे। यह सुनकर कैरल और ज्यादा शॉक हो गई। क्या मतलब जोशिया मनुष्य से इक्वली प्यार करती है? इसने जोशिया को साफ साफ बता दिया कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, नो शेयरिंग। बट तभी जोशिया इसे सॉरी बोलकर जमीन पर लेट गई और उसे झटके आने लगे। कैरल फौरन समझ गई कि यह जरूर मनुष्य की करतूत होगी। वो फौरन बाजू के घर में चली गई जहां मनुष्य एक हाई माइंड के ह्यूमन पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इस सब्जेक्ट को सामने झटके लेता देख मनुष्य फौरन बाहर अपनी डायरी और रेडियो लेने चला गया। हाई माइंड के ग्लिच फेज के दौरान मनुष्य की ढूंढी वो स्पेशल फ्रीक्वेंसी अलग सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रही थी और उनके नॉर्मल होते ही वो फ्रीक्वेंसी फिर से पुराने सिग्नल पर आ गई, इंडिकेटिंग कि ये हाई माइंड की कम्युनिकेटिंग फ्रीक्वेंसी है। मनुष्य ने थ्योरी चेक करने फिर से हाई माइंड के मुंह पर चिल्लाकर उसे सीजर्स में डाल दिया और रिजल्ट फिर से वही था। मनुष्य ने यह कैरल को दिखाने की कोशिश की बट वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के चलते पता नहीं मनुष्य ने कितने ह्यूमंस की जानें ली होंगी। कैरल फौरन अपने घर से शॉटगन लेने चली गई। मनुष्य को लगा कि शायद वो इस ग्लिच फेज के दौरान हाई माइंड में कैद रियल ह्यूमन से बात कर सकता है और इसे लग रहा था कि वो कर भी रहा है। पर इससे पहले कि ये अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करे, कैरल ने दीवार पर गोली चलाकर मनुष्य को रोक दिया। कैरल फिर फौरन जोशिया का हाल चेक करने अपने घर चली गई। जोशिया बिल्कुल ठीक है, पर तभी इसे लक्ष्मी का कॉल आया। लक्ष्मी को लगा कि इस बार भी ग्लिच के पीछे कैरल ही होगी। एज यूजुअल वो बिना कोई बात सुने उसे हिंदी में माँ बहन की गालियां देने लग गई। फोन रखने के बाद जोशिया ने कैरल को बताया कि मनुष्य के रीसेंट बिहेवियर के बाद अनफॉर्चुनेटली इन्हें फिर से इस एरिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये अब और रिस्क नहीं ले सकते। जोशिया के जाने के बाद कैरल ने मनुष्य को आजाद कर दिया। मनुष्य को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि हाई माइंड उसके बारे में क्या सोचते हैं और इसके एक्सपेरिमेंट में कितने लोगों की जाने गई। सरप्राइजिंगली कैरल मनुष्य को छोड़कर जोशिया के पीछे जाने लगी। मनुष्य ने कैरल से आखिरी बार पूछा कि उसे लड़की के पीछे जाना है या दुनिया को बचाना है। कैरल बेझिझक गाड़ी में बैठकर जोशिया के पीछे चली गई, इंडिकेटिंग कि कैरल को अब ह्यूमैनिटी को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी ये दुनिया को बचाने की आड़ में शुरू से ही बस अपने ही मतलब का काम कर रही थी। मनुष्य अगेन इसका टोटल अपोजिट था। फिर कैरल और जोशिया एक से एक रोमांटिक लग्जरी ट्रिप्स पर जाने लगे। ऐसे एक ट्रिप के दौरान मस्त स्कीइंग करने के बाद ये दोनों लव और ह्यूमन हैप्पीनेस के टॉपिक को डिस्कस करने लगे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जोशिया ने कैरल को बताया कि उसका ज्वाइनिंग से पहले वाला रोमांटिक पार्टनर, पता नहीं अब वो मेल था कि फीमेल, अब इस दुनिया में नहीं रहा। यानी कैरल को अब थोड़ा कम गिल्ट फील होगा। बट फिर ह्यूमन हैप्पीनेस को साइंटिफिकली डिस्कस करते हुए जोशिया ने फिर से एक बार ज्वाइनिंग का टॉपिक निकाला कि कैरल जो भी फील कर रही है वो तो कुछ भी नहीं है। एक बार कैरल भी हाई माइंड का पार्ट बन जाए, उसे तब समझ आएगा कि असली हैप्पीनेस किसे कहते हैं। ये सुनते ही कैरल के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब कैरल को ज्वाइन करने के बाद हैप्पीनेस का मतलब समझेगा? उसने ऑलरेडी हाई माइंड को बताया था कि वो कभी उन्हें ज्वाइन नहीं करने वाली, और वैसे भी वो कैरल की परमिशन के बिना उसके स्टेम सेल्स नहीं ले सकते। तो जोशिया इतनी कॉन्फिडेंस कैसे है कि कैरल भी जल्दी इनका पार्ट बनने वाली है? जोशिया फौरन शांत हो गई। ये देखकर कैरल समझ गई कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाई माइंड शांत तभी बैठते हैं जब उन्हें कुछ छुपाना होता है, और यहीं कैरल को क्लिक हुआ कि ओ शिट, 2011 में इसने हेलेन के साथ अपने एग्स फ्रीज किए थे। यानी हाई माइंड कैरल के एग से स्टेम सेल्स निकाल सकता है। फोर्स करने पर जोशिया ने भी कंफर्म कर दिया कि यस,
हाई माइंड ऑलरेडी कैरल के एग से स्टेम सेल्स निकालकर वायरस पर काम करना शुरू कर चुके हैं और बस शायद 1 महीने के अंदर ये कैरल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस भी बना लेंगे। जोशिया ने इसे समझाते हुए कहा कि हाल ही में कुसुमायो ने भी इन्हें ज्वाइन किया था और वो ज्वाइन करने के बाद से ही बहुत ज्यादा खुश थी। यही कैरल को फाइनली रियलाइज हुआ कि साला ये हाई माइंड कभी नहीं सुधरने वाले। एक वायरस का नेचर ही होता है हमेशा फैलते रहना और वो कैरल को इन्फेक्ट किए बिना नहीं रहने वाले। कैरल पर प्यार की बारिश इसीलिए हो रही थी ताकि हाई माइंड उसे डिस्ट्रैक्टेड रखकर वायरस पर काम कर सके, क्योंकि हाई माइंड को जेन्युइनली लगता है कि कैरल को असली खुशी देने उन्हें उसे भी अपना पार्ट बनाना होगा। इधर कैरल की फेक रियलिटी, दिल, भरोसा, सपना सब कुछ टूट गया। इस ग्रैंड रिवेलेशन के कुछ दिनों बाद हमने देखा कि मनुष्य डिक्शनरी लेकर अब भी हाई माइंड पर साइंटिफिक रिसर्च कर रहा था कि तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आई। बाहर जाकर मनुष्य ने देखा कि जोशिया कैरल को हेलीकॉप्टर में ड्रॉप करने आई थी। कैरल और एक स्पेशल कंटेनर को घर के बाहर ड्रॉप करके जोशिया वापस चली गई। कैरल ने मनुष्य से कहा कि वो जीत गया, यानी मनुष्य शुरू से ही सही बोल रहा था और जोशिया से जबरदस्त ब्रेकअप करके कैरल अब अपने साथ इस कंटेनर में एटम बॉम्ब लेकर आई है और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। अब इस कंटेनर में लिटरल एटम बॉम्ब है या फिगरेटिवली ऐसी कोई चीज है जो हाई माइंड के लिए एटम बॉम्ब की तरह काम करेगी, वो तो अगले सीजन में ही पता चलेगा, जो कि अगर रिपोर्ट्स की माने तो अगले 2 साल तक नहीं आने वाला। होपफुली विंस भैया बाकी काम धंधे छोड़कर अगले सीजन को जल्द से जल्द लाने में लग जाएं। 9 एपिसोड होने के बाद भी अगले सीजन में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। क्या कैरल वाकई में हाई माइंड को उड़ा देगी या फिर ये बॉम्ब उनके जायंट एंटीना के लिए है? बाकी इम्यून में से कितने कन्वर्ट होने वाले हैं? क्या मनुष्यों का फ्रीक्वेंसी हाईजैक करके हाई माइंड से ह्यूमन को डिस्कनेक्ट करने वाला प्लान काम करेगा या फिर ये इतना आसान नहीं होने वाला? और अभी तक हमने एक भी एपिसोड में हाई माइंड का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा कि आखिर उनके शेयर्ड मेमोरीज में चल क्या रहा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये वायरस एक्चुअल में ओरिजिनेट कहां से हुआ? तो सीजन 1 का फिनाले हमें आंसर्स देने के बजाय ढेर सारे क्वेश्चंस देकर चला गया। बट फिर भी इस यूनिक कंसेप्ट और मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग, जो कि सैडली रील्स एडिक्ट लो अटेंशन स्पैन ऑडियंस के लिए नहीं बनी, प्लेरिबस सीजन 1 को मिलते हैं सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। मेरे लिए ये 2025 का बेस्ट शो था। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।